ट्राई नाइट्रोटोलिन ये एक केमिकल है जिसे शॉर्ट में टीएनटी कहते हैं। ये केमिकल यूज़ होता है बम बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में। आर्मी वाले इसे यूज़ करते हैं, वॉर में इसे यूज़ किया जाता है लोगों को मारने के लिए। मगर होम्योपैथिक में इससे दवा बनती है जिससे बहुत सारे लोगों की जान बचाई जाती है। तो दोस्तों आगे बताऊंगा ये कैसे दवा बनती है और किन किन बीमारी में ये काम आती है। आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों माय नेम इज़ डॉक्टर अमान। आपका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर अमान के वीडियोज़ में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं अच्छे वीडियो बना सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राई नाइट्रोटोलिन ये केमिकल है जिसको इन शॉर्ट टीएनटी कहते हैं। इससे होम्योपैथिक में दवा बनती है। ये जनरली ये यूज़ किया जाता है बम बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में, मगर इसका यूज़ हेयर डाई में भी होता है और फ़ोटो प्रिंट करने में भी काम आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बम बनाने वाला केमिकल से होम्योपैथिक दवा कैसे बनाई गई और कैसे दिमाग में आया कि इससे दवा बन सकती है। तो चलिए शुरू कर चलिए बताते हैं आपको कहानी। 1926 से पहले अमेरिका में मज़दूर काम करते थे टीएनटी फैक्ट्री में, जहाँ इसको हैंडल करते थे, जिसका स्मेल लेते थे या स्किन टच करने से उनको बीमारियाँ होने लगी। उनको क्या होता था कि उनको जॉन्डिस होता था, खून की कमी, एनीमिया होती थी, सांस लेने में दिक्कत, थकावट, कमज़ोरी, डिप्रेशन होता था। उस वक्त एक डॉक्टर थे डॉक्टर कोबार्ड, जो कि इस चीज़ को उन्होंने मार्क किया और उस टीएनटी को लेकर के पोटेंटाइज किया और होम्योपैथिक दवा बनाई। और ये दवा उन मज़दूरों पर इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मज़दूरों को की हेल्थ की स्वास्थ्य अच्छा होने लगा। और उन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और स्टडी किया। और 1926 में दिसंबर के महीने में अमेरिकन जर्नल में उन्होंने इस चीज़ को पब्लिश किया। तब होम्योपैथिक जगत में ये लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला, लोगों को मालूम हुआ कि टीएनटी दवा बहुत ही कारगर दवा है, ये लोगों के जान बचाने के काम में आती है। तो चलिए बताते हैं इस दवा का काम क्या है। इस दवा का काम है जो हेमोलाइटिक एनीमिया जो मीन्स खून की कमी, बदन में जब खून की कमी हो जाती है उसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया कई तरह की होती है, लेकिन ये दवा काम आती है दो तरह के एनीमिया में। एक है हेमोलाइटिक एनीमिया, दूसरा है एप्लास्टिक एनीमिया। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया की। हेमोलाइटिक एनीमिया में ये होता है कि आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, वो टूटने लगता है, जिसकी वजह से वो आरबीसी डैमेज होता है और हेमोलाइटिक जॉन्डिस भी होता है पेशेंट को। जब आरबीसी डैमेज हो जाता है तो आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाना है। जब ये डैमेज हो जाता है, इसका काउंट कम हो जाता है बॉडी में, तो ऑक्सीजन बॉडी को नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हेमोलाइटिक एनीमिया होता क्या है। हेमोलाइटिक एनीमिया दो तरह का होता है। एक होता है इनहेरिटेड, मतलब हेरिडिटी से होता है, इनहेरिटेड कहते हैं। जैसे कि दो तरह की इसमें होती है, एक सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। दूसरा होता है ये एक्वायर्ड हेमोलाइटिक एनीमिया। एक्वायर्ड मीन्स बॉडी तो सही आरबीसी प्रोड्यूस करता ही है, लेकिन किसी वजह से वो डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तो ये जो दवा है टीएनटी, एक्वायर्ड हेमोलाइटिक एनीमिया में काम होता है। तो ये डिस्ट्रक्शन होता क्यों है? तो इसका कॉज हो सकता है कि बैक्टीरिया हो सकता है, या वायरल की वजह से आरबीसी में डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, या फिर कोई बहुत सी ड्रग्स या दवाएं हैं जो कि जैसे पेनिसिलिन हुआ, एंटीबायोटिक हुआ, या फिर एंटी मलेरियल दवा बहुत दिन तक खाने के से, या फिर सल्फा ग्रुप की दवा खाने से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, पेशेंट में एनीमिया होता है और हेमोलाइटिक जॉन्डिस होती है। तो हेमोलाइटिक एनीमिया की वजह से आरबीसी डैमेज होता है, हेमोग्लोबिन बर्बाद होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का
को जो बॉडी के हर सेल में पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से सिम्टम्स होते हैं। वो क्या होता है कि अगर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन में कन्फ्यूज़न होगा, डिप्रेशन होगा, नींद की कमी होगी। उसके बाद अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो सांस तेज़ चलेगी। जब बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली सांस का ब्रीदिंग बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सके। इसकी वजह से सांस तेज़ चलती है, दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, पल्पिटेशन तेज़ हो जाता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है। जब मसल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है उसकी वजह से मसल में थकावट होता है, क्रैम्प्स होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो वहाँ भूख की कमी होती है, नौसिया होती है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो तरह तरह के सिम्टम्स होते हैं ड्यू टू हेमोलाइटिक एनीमिया। आरबीसी डैमेज हो गया है, उसकी वजह से ऑक्सीजन जगह जगह नहीं पहुंच पा रहा है, तब से ये सारा सिम्टम ये प्रोड्यूस होता है। तो आप याद रखिए कि ये दवा है हेमोलाइटिक एनीमिया के लिए। अब दूसरा कंडीशन है, एक मैंने बताया था जो एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें होता है कि बोन मैरो है, बोन मैरो में आरबीसी प्रोड्यूस होना कम हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो मैंने जो बनाया है डॉक्टर्स के लिए भी है और जनरल पब्लिक के लिए भी है। हो सकता है थोड़ा टेक्निकल इसमें यूज़ हो, इसलिए जो लोग लेमैन हैं उनको शायद थोड़ा समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत सिंप्लीफाई ढंग से मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। तो बोन मैरो में जो आरबीसी प्रोड्यूस होता है वहाँ आरबीसी बनता है, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है अगर बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम हो। अब ये तो आप बोलेंगे कि बोन मैरो में ये प्रॉब्लम क्यों होता है, तो कई बार कैंसर, ब्लड कैंसर है, उसकी वजह से बोन मैरो में डैमेज होता है। फिर या रेडिएशन से, जहाँ एक्सरे ज़्यादा, एक्सरे में कोई जो लोग काम करते हैं, यहाँ कहीं बम ब्लास्ट होता है उसकी वजह से रेडिएशन होता है, या फिर कैंसर पेशेंट को केमोथेरापी की जाती है, उसकी वजह से बोन मैरो को नुकसान पहुँचता है, जिसकी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है और डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब किसी पेशेंट को एनीमिक है, कमज़ोर है, देखने में पीला है, बहुत थकावट रहती है, दिन भर सोया रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं है, एपैथेटिक हो और दिन भर आप और बार बात पे रोए, तो ऐसे पेशेंट का जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट में क्या करवाते हैं तो सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं। तो उसमें रिपोर्ट में देखने को मिलेगा कि डब्ल्यूबीसी का काउंट कम है, आरबीसी का काउंट कम है, बिलिरुबिन का परसेंटेज ज़्यादा है और प्लेटलेट्स भी कम है। जब प्लेटलेट्स कम होता है उसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। और तो टीएनटी दवा जिन पेशेंट को दिया जाता है उनको स्किन के अंदर में ब्लीडिंग भी होती है। आप देखेंगे ब्लैक धब्बा, काला धब्बा रहता है, इसका मतलब इसके नीचे ब्लीडिंग हुई है, या नाक से ब्लीडिंग हो सकती है या फिर कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है। ये क्यों होता है कि प्लेटलेट्स के कम होने की वजह से। तो आरबीसी भी कम होता है, डब्ल्यूबीसी भी कम होता है। तो जब रिपोर्ट में ऐसा मिले, सीबीसी जब आप करवाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ डब्ल्यूबीसी भी कम है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स वो कम है, आरबीसी का भी काउंट कम है, प्लेटलेट्स भी कम है, मगर बिलिरुबिन ज़्यादा है, मतलब जो पेशेंट को जॉन्डिस है। तो आप ऐसे केस में टीएनटी देंगे तो पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि आरबीसी डैमेज हो गया, ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से थकावट है, मसल क्रैम्प्स होता है, कन्फ्यूज़न होता है, डिप्रेशन होता है, नींद नहीं आती है, पेशेंट चुपचाप अकेला लेटा रहता है, जिसकी कंडीशन में बोलता है एपैथेटिक बोलते हैं, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, कोई आए जाए कोई मतलब नहीं है और रोते रहता है। दूसरा होता है जो हेमोलाइटिक जॉन्डिस उस पेशेंट को होता है, तो जॉन्डिस का सिम्टम होगा स्किन येलो होगा, तो उसके बाद में पेशाब जो होगा बहुत येलो निकलता है, भूख की कमी होगी, नौसिया होगा, वॉमिटिंग होगा और कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर डायरिया होता है। हार्ट का पल्पिटेशन ज़्यादा होता है और ऐसे पेशेंट को चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। टीएनटी का जो पेशेंट होता है उनको चाय से बहुत नफरत होता है। और कुछ लोग जो पेशेंट पहले अल्कोहल लिया करते थे, जब बीमार हो गए तो अल्कोहल एक घूंट भी लेने से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है।
तो जब TNT देते हैं तो ये सब कंडीशन ठीक हो जाता है। TNT को लगातार चलाते हैं बहुत दिनों तक, धीरे धीरे RBC का डिस्ट्रक्शन कम हो जाता है, RBC का काउंट बढ़ता है, प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ता है, WBC का काउंट बढ़ता है और बिलीरुबिन का कम होता है। तो इस दवा को यूज़ करते हैं 30 पोटेंसी में, 30 यूज़ कर सकते हैं या फिर 200 यूज़ कर सकते हैं। 30 दवा को सुबह शाम 2-2 बूंद यूज़ कीजिए और इस दवा को लगातार चलाते रहने से ये सब ठीक हो जाता है। ये दोस्तों, ये हेमोलाइटिक जॉन्डिस जो या फिर हेमोलाइटिक एनीमिया बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है, जल्दी दूसरी दवाओं से जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। मगर TNT दवा जब आप देंगे, ट्राई नाइट्रोट्रियोलिन, ये लंबा नाम है, इसी शॉर्ट में हम लोग TNT बोलते हैं, इसको देंगे तो हेमोलाइटिक एनीमिया ठीक होगा, ब्लड का जो RBC का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा टूट रहा है वो बंद हो जाएगा, RBC का काउंट बढ़ेगा और जॉन्डिस भी ठीक होगा। हेमोलाइटिक जॉन्डिस जो है, जॉन्डिस में कई तरह की होती है, लेकिन हेमोलाइटिक जॉन्डिस जो उसमें ये TNT फ़ायदा करती है। और ये अगर किसी को हेमोलाइटिक बाई बर्थ है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हुआ या फिर थैलेसीमिया हुआ, उसमें ये दवा उतना काम नहीं करती है जितना कि एक्वायर्ड हेमोलाइटिक एनीमिया में काम करती है। मतलब किसी की चीज़ की वजह से है, बॉडी तो RBC हेल्दी RBC प्रोड्यूस करता ही है, मगर वो जो मैंने कॉज बताया उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। तो उस केसेस में ये TNT दवा बहुत फ़ायदा करती है। आप इसको यूज़ करके देखें, मगर आँख बंद करके यूज़ नहीं करना है। हेमोलाइटिक एनीमिया हो तभी यूज़ करेंगे या फिर हेमोलाइटिक जॉन्डिस हो तभी यूज़ करेंगे। CBC में WBC का काउंट कम, RBC का काउंट कम, प्लेटलेट्स का काउंट कम, मगर बिलीरुबिन का परसेंटेज ज़्यादा हो तो हम TNT के बारे में सोच सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये दवा आपको समझ में आ गई होगी। ये रेयर दवा है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी हो। दोस्तों, डॉक्टर्स जो हैं, आपको उम्मीद है कि आपको ये TNT समझ में आया होगा। अब उम्मीद है कि आप इस दवा को भी अपने क्लिनिक में यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।